हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का नेक्स्ट पार्ट। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पर सर्च करना त्रिगीतम। दो ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, त्रिगीतम फोरम क्लब और त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। ये दोनों मिलेंगे, दोनों ज्वाइन हो जाओ। इसमें फ़ायदा यह है कि क्विजेस आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलते हैं और इन क्विजेस में आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ज़रा हम लोग बात करते हैं कि ये नंबर मैं क्यों दिया हूँ। तो ये नंबर पर उन्हीं लोगों को व्हाट्सअप करना है, बिल्कुल कॉल नहीं करना है। जो लोग चाहिए उनको प्रैक्टिस बैच विथ टास्क एंड टेस्ट। इसमें मैं ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ, टास्क देता हूँ कि आपको एक वीक में कितने काम करने हैं और उसी टास्क के अंदर में से सारे क्वेश्चन और ऑप्शन भी रहते हैं। इसके अंदर मैं कंप्लीट जो इंग्लिश है उसके बारे में बात करता हूँ, वोकैब के बारे में और ग्रामर के बारे में। ग्रामर तो अभी चल ही रहा है यूट्यूब पे और वोकैब के सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। और जितने भी क्या कहते हैं वोकैब के जितने सीरीज़ थे सबका सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग पढ़ो मज़े से। प्रैक्टिस अगर करने हैं तो आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करोगे। और कल मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, कॉमन एरर मिक्स टॉपिक पे, है ना। तो बहुत लोग कह रहे थे कि सर क्या आपने ये जो सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स का, यानी जो मैं ग्रामर का अभी सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, क्या ये डिसकंटिन्यू हो गया? यार ऐसी बात नहीं है, मैंने उसको मजबूरी में बीच में लाया था क्योंकि मैं कल से बाहर था, अभी जस्ट मैं घर पहुंचा हूं। काफ़ी ठंड है यहाँ पे और इतनी ठंड में भी मैं आके तुरंत खाना खा करके तुरंत बैठ गया आपकी सेवा में, समझो, है ना। तो ऐसा नहीं कि बीच बीच में मैं दूसरे टॉपिक ले आया तो पहले वाले को डिसकंटिन्यू करूँगा, ऐसा आपको लगता है? कोई भी टॉपिक को मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। आप देखे भी हो कि मैं वोकैबलरी के पूरा का पूरा करवा दिया, उसी तरीके से मैं ग्रामर भी कंप्लीट कराऊंगा। और जो ये मिक्स वाला स्टार्ट किया था ना, कॉमन एरर, ये आगे भी जारी रहेगा। बीच बीच में मैं उसको लाते रहूँगा ताकि क्या हो कि सारे के सारे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं ग्रामर से रिलेटेड, चाहे तो वो ये इस सीरीज में कंप्लीट हो और इसके थ्रू भी कंप्लीट हो, मिक्स कॉमन एरर के थ्रू भी वो कंप्लीट हो जाए। मतलब किसी भी कसर को नहीं छोड़ना है, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप लोग चुपचाप पढ़ते रहो। सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हो कि सर ये क्या कर दिया, अब तो हद कर दिए, मतलब इसको उड़ा ही दिया, पूरा ग्रामर को मतलब छोड़ ही दिए, अब कॉमन एरर स्टार्ट कर दिए मिक्स वाले। ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद चिंता है, तुम लोगों से ज़्यादा चिंता है मुझे कि जितना मैं बताया हूँ उतना मैं समय से कर दूँ। तो आप लोग बने रहो, आप लोग टेंशन ना लो, है ना। कल मैं घर से बाहर था और ये जो ये जितने भी टाइप वाइप है ना, ये सब नहीं किया हुआ था। तो इसी के वजह से मैं क्या किया, ये मिक्स वाला मैं ले आया था क्योंकि उसका टाइपिंग वाइपिंग पहले से ऑलरेडी कंप्लीट था। तो इसलिए मैंने वो कॉमन एरर के क्वेश्चन करवा दिए कल, और इसी तरीके से उसको भी कराऊंगा। उसमें भी मैं बताऊं कि 600 रूल्स और 600 क्वेश्चंस के साथ करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल उसको भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखते जाओ। और सिर्फ वही नहीं, कॉमन एरर ही नहीं, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक और जितने सारे आपके टॉपिक होते हैं PQRS वगैरह सब करेंगे। पहले इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं और बीच बीच में अगर मजबूरी में मुझे क्या करना पड़े, जैसे देखो मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है। ये टॉपिक लाने में ना, इंग्लिश अलग से टाइप करो, हिंदी अलग से टाइप करो, बहुत मुश्किल है। सबको सिस्टमैटिक ढंग से बनाओ, सबके ऊपर क्या करो, ये सब एग्जाम्पल्स ढूंढो और फिर खुद से बनाओ। तो इसमें काफ़ी मेहनत है। लेकिन कॉमन एरर में क्या है, कॉमन एरर के क्वेश्चन मैं कहीं से भी उठा लेता हूँ, गूगल से भी कॉपी पेस्ट कर लूँ और फिर बुक से भी देख देख करके तुरंत ये कर लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। और 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी होते हैं, बस मुझे कॉन्सेप्ट ही तो बताने होते हैं उसमें, तो उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और बाय द वे, अगर मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं बाहर हूँ, तो मेरे लिए आसान कौन सा होगा, कॉमन एरर वाला। तो इसलिए मैं बीच बीच में उस टॉपिक को लाऊंगा। तो आप समझ जाना खुद से ही कि सर अभी घर पे नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट को तैयार करना उतना आसान नहीं होता। तो आप लोग समझा करो, है ना। तो आप लोग बिल्कुल घबराओ मत, हर चीज़ को कंप्लीट करा देंगे। अब जरा देख लो आज का 71 नंबर रूल क्या है। अब आप कहोगे कि कल तो 69 तक था, 70 कहाँ से टपक गया? तो देखो ये 70 था, 64 2 बार आ गया था बीच में, है ना। तो वो टाइपिंग एरर था वहाँ पे, तो उसमें मैंने करेक्ट कर दिया है इसमें। और 70 टॉपिक हो गए थे कल पिछले क्लास में यानी। और यहाँ पर 71 नंबर का रूल देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्या कि इनके बाद जेरंड आनी वर्ब का ING फॉर्म का प्रयोग होता है। किसके किसके बाद, जरा ध्यान से देख लो। और ये सारे के बेस्ट पर ना मैं करवा चुका हूँ, क्या ट्रांसलेशन के थ्रू मैं बता चुका था, 1-2 सेंटेंसेस आज भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। देख लो यहाँ पर क्या दिया है कि विथ अ व्यू टू, इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है के उद्देश्य से। और फिर लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब क्या होता है, की आशा करना। देख लो, विथ या व्यू के बाद भी टू है, लुक फॉरवर्ड के बाद भी टू है, ध्यान रखना। और इसके बाद क्या आता है, VING वाला फॉर्म आता है।
ऐसा इसलिए ये कन्फ्यूजिंग है क्योंकि लोग सोचते हैं कि टू के साथ तो V1 वाला कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन टू के बाद VING वाला कॉन्सेप्ट कहाँ आ गया। तो समझ लो कि एक तरह का ये फ्रेज है, एक साथ है विथ अ व्यू टू के उद्देश्य से, और यहाँ पर है लुक फॉरवर्ड टू, और ये भी फ्रेज है, और इन दोनों के बाद VING वाला फॉर्म आता है। दूसरा इसमें बोला है, क्या बोला है देखो, अकस्टम्ड टू मतलब किसी चीज़ का अभ्यस्त होना, यादी होना, है ना, लत लग जाना जिसको कहते हैं। एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, और फिर बी प्लस यूज्ड टू का भी मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना, लेकिन उसके पहले बी दिया है, बी यानी इज आर एम वाला जितना फॉर्म होता है, एम वाला, है ना, तो इसी को कहते हैं बी का फॉर्म। तो यूज टू के पहले अगर इज आर एम ये सारे रहे, बीन बी ये सब भी रहे, तो समझ जाना कि इसके बाद क्या लगने वाले हैं, इसके बाद भी VING का फॉर्म लगने वाला है। और ये दोनों को भी साथ में याद रखना। और ये जो नीचे दिया गया ना, सबके सब तो सेम ही मीनिंग होते हैं, किसी चीज़ का आदी होना, लत लग जाना, है ना। अब जरा देखो क्या क्या है एग्जाम्पल में। यहाँ पर बोला है ही कम्स टू मी, वह मेरे पास आता है, विथ अ व्यू टू, किसके उद्देश्य से, गेटिंग सम हेल्प मतलब मदद पाने के उद्देश्य से। यहाँ पर यह वह मेरे पास कुछ मदद लेने के उद्देश्य से आता है ना। तो यहाँ पर विथ अ व्यू टू था, इसके बाद VING वाला फॉर्म आया है वर्ब का। फिर देखो यहाँ पर दिया सृष्टि लुक्स फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ मी, मतलब सृष्टि मेरे साथ काम करने की आशा करती है, मतलब फ्यूचर की बात कह रहा है। तो यहाँ पर लुक्स, यहाँ पर क्या है, लुक फॉरवर्ड टू जो मैं बता दिया हूँ यहाँ पे। तो लुक्स फॉरवर्ड टू के बाद क्या है यहाँ पे, वर्ब का ING वाला फॉर्म। तो इनके बाद जब भी आपको देखने को मिल जाए कोई भी वर्ब, तो ING के फॉर्म में होगा। इसके बाद जो भी वर्ब होगा वो भी क्या होगा, VING के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट बोला है दीपांकर इज यूज टू वर्किंग एट नाइट, मतलब दीपांकर रात में काम करने का आदी है। तो यहाँ पर इज यूज टू था, यूज टू के पहले इज वाला आया था, इसके बाद VING का फॉर्म आया है। फिर बोला है, फिर यहाँ पर देख लो फ़र्क क्या है कि यहाँ पर बी वाला फॉर्म क्यों आया है, जो मैं अभी रूल बताया आपको कि यूज टू के पहले बी वाला है, तो इसके पहले अगर बी ना हो तो कैसे चेंज होता है देख लो। जैसे यहाँ पर है ही यूज टू बी माई फ्रेंड, मतलब यूज टू के पहले इज RM नहीं है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, वह मेरा दोस्त हुआ करता था। और इसके बाद जो है वो वर्ब तो है नहीं, है एक वर्ब, वो क्या है, बी वाला, भले ही हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें भी तो ING वाला फॉर्म हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले क्या नहीं है, इसके पहले आपका इज RM वाला फॉर्म नहीं है, यानी बी का फॉर्म नहीं है ना। तो समझ रहे होगे इन दोनों के बीच का फ़र्क। अब देख लो नेक्स्ट है छोटू इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, मतलब छोटू सिगरेट पीने का आदी है। अब एडिक्टेड टू के बाद भी क्या आया है, स्मोकिंग आया है, मतलब ING वाला फॉर्म आया है ना। जो भी इसके बाद वर्ब आए वो VING वाला फॉर्म होगा, ठीक। अब जरा देखो ये तो रूल देख लिए। अब नेक्स्ट रूल देखो 72 नंबर का। ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें मैं पिछले क्लास में ही बताया था आपको कि इतने सारे वर्ब्स हैं, कैसे याद करोगे, काफ़ी ज़्यादा लगता है स्टूडेंट को, यार कैसे याद करूँ, कौन सा पूछ देगा एग्जाम में। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, देखो आप लोग पता है इसके ऊपर कभी वर्क नहीं किए रहते ना, इसलिए आप लोगों के मार्क्स कम आते हैं एग्जाम में। आप लोग किसके ऊपर ज़्यादा वर्क करते हो कि भाई हिमालयास के पहले द आता है, क्यों आता है, क्योंकि मैंने रूल में पढ़ा हुआ है इसके पहले दा आता है, लेकिन एवरेस्ट के पहले दा नहीं आता, क्यों, क्योंकि ये पीक है और ये पूरा सीरीज़ है, माउंटेन सीरीज़ है ना। तो इस तरीके से जो आप हर एक इंडिविजुअल चीज़ के ऊपर आप जो पढ़ रखे हो ना, आर्टिकल्स किसके पहले दा लगता है, किसके पहले ये लगता है, एन लगता है, तो इसलिए वे सब आपको ईजी लगते हैं। और इसी तरीके से जैसे ऑक्स है, ऑक्स का क्या होता है प्लूरल, तो ऑक्सेन होता है, इस तरीके से याद कियो। मदर इन लॉ का क्या होता है, तो मदर इन लॉ, इसका क्या होता है, तो मदर इन लॉज नहीं होता, मदर्स इन लॉ होता है। तो ये सारे रूल्स आपको आखिर क्यों पता है, क्योंकि आपने इसके ऊपर वर्क बहुत ज़्यादा किया हुआ है पहले से। वर्ब को हमेशा लोग इग्नोर करते चले जाते हैं, इसलिए मार्क्स नहीं आते अच्छे। तो जिस तरीके से हर एक रूल को इंडिविजुअली आप लोगों ने पास्ट में जो इसके ऊपर वर्कआउट किया है ना, उसी तरीके से आपको वर्ब्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत ज़्यादा वर्ब्स हैं, यानी आप डिक्शनरी खोलोगे तो आपको मोर देन 50% आपको वर्ब्स ही मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, सबके बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे नहीं, एग्ज़ाम में आपको एक इसका दायरा होता है कि कहाँ से पूछने चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसका एक लिमिटेशन है। तो
उसी के अंदर से आपको पढ़ने चाहिए, और वही सारे कलेक्शन को मैं यहाँ पर दे रखा हूँ जो मैक्सिमम ग्रामर की बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बस मैंने उसी को उठाया हुआ है। सबके ऊपर इंडिविजुअली काम नहीं करना है, वरना आप तो साइंटिस्ट के भी मतलब साइंटिस्ट निकलोगे, हर चीज़ का रिसर्च करते फिर, है ना। तो वैसा नहीं करना है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उतना ही करना है। लेकिन कैसे याद करना है ये मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जिस तरीके से मैं भी एग्जांपल दिया ऑक्स का प्लूरल, तो मदर इन लॉ का प्लूरल कैसे आपको याद है, क्योंकि आपने उसके ऊपर वर्कआउट किया है। तो इसी तरीके से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। कैसे करने हैं, ये वीडियो देख करके, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ करके, और जो मैं टेस्ट देता हूँ ऑनलाइन टेस्ट, उसकी प्रैक्टिस करके, बस इतने करना है आपको। जैसे आपने वीडियो देखी है अभी, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा टेस्ट लगाने हैं इससे रिलेटेड। तो फिर होगा क्या कि आपको, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक एक्स्ट्रा पूछ दिया आपको कि सर आपने जो पढ़ाया था नहीं आया। अरे भाई बहुत कुछ आया है, आप एग्जाम में बैठो जा करके देखो, है ना। और इससे ज़्यादा वैसे पूछे नहीं जाते इन जनरल, क्योंकि जितने भी आप ग्रामर की बुक देखोगे उसमें कुछ कमी मिलेगी। उस कमी को भी मैंने दूर करने की कोशिश किया है यहाँ पे। कुछ बुक में काफ़ी एक्स्ट्रा है, उसको भी इंक्लूड करके रखा हुआ है, तो आप लोग टेंशन मत लो, एकदम फुल पैकेज है ये। हाँ, छोटे छोटे रूल्स जो होते हैं, जो मैंने शुरू से ही कहा हुआ है, छोटे छोटे रूल्स इन द सेंस क्या, कि उसका मतलब कि ABCD टाइप वाला है ना, उसको जो हर कोई लगभग जानता है और जिससे कम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसको भला ही मैं छोड़ दिया हूँ। लेकिन जो जितने भी स्टैंडर्ड रूल हैं सबको मैंने कवर किया हुआ है, टेंशन मत लो। देख लो क्या कह रहा है ये रूल, कह रहा है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं यानी वर्ब हैं, इसके बाद जो भी वर्ब्स आता है, इसके बाद या फिर इसके बाद जो भी वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंस में, वो वर्ब जो होता है वो जेरेंड के फॉर्म में होगा, यानी वर्ब के ING फॉर्म में रहेगा। ये सारे वर्ब्स के आने वाला वर्ब्स VING फॉर्म में रहेगा। देख लो, जैसे यहाँ पर है एडमिट, अप्रिसिएट, सबका मीनिंग थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो, एडमिट का मतलब स्वीकार कर लेना, मान लेना। अप्रिसिएट का मतलब क्या, प्रशंसा करना। फॉरगिव का मतलब माफ़ करना। एक्सक्यूज़ का भी मतलब माफ़ करना। मेंशन का मतलब किसी का नाम का जिक्र करना। रिस्क लेना, है ना। एंड्योर मतलब बर्दाश्त करना। अंडरस्टैंड समझना। कंसीडर मतलब मानना और फिर विचार करना। और कंटम्पलेट का मतलब होता है ध्यान करना। ध्यान करना इन द सेंस कि चिंतन करना कह सकते हो उसको। फिर है सजेस्ट करना, किसी को प्रपोज करना मतलब किसी चीज़ का प्रपोजल रखना। नेक्स्ट है फेस करना मतलब सामना करना। फिनिश का मतलब ख़त्म कर देना। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर सी नहीं है, सी रहता है तो ये नाउन हो जाता। एस है तो इस प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रैक्टिस करना, जो आप लोग जानते हो, है ना, अभ्यास करना। बिजी, एन्जॉय, ये सारे वर्ड्स दिख गए तो इसके बाद भी VING वाला फॉर्म आएगा। नेक्स्ट है फैंसी और इमेजिन, इन दोनों का मतलब होता है कल्पना करना, है ना। इन दोनों का मतलब कल्पना करना होता है। और ये सारे वर्ड्स के बाद भी VING वाला फॉर्म लगेगा। इसको मैं डिफरेंट तरीके से कलेक्ट इसलिए किया हूँ ताकि मैं आपको याद करा दूँ कि इसको कैसे आप ध्यान में रख पाओगे थोड़ी देर के लिए। देखो, अवॉइड करना, एस्केप करना, पोस्टपोन करना। डिले करना मतलब देर करना, विलंब करना। डिनाई का मतलब अस्वीकार कर देना। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे बताओ, इसका हिंदी अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताओ। रेसिस्ट करना मतलब किसी को क्या करना, प्रतिरोध करना। रोकना, किसी को डिसलाइक करना मतलब नापसंद करना। तो ये सारे जितने भी चीज़ हैं, इसके बाद आने वाले वर्ब्स जो होंगे वो सारे वर्ब्स जेरंड के फॉर्म में होगा, यानी VING के फॉर्म में होगा। अब इसको कैसे याद करना है जरा एक बार ध्यान में देख लो। इसमें मैं एक हिंट दिया हूँ, देखो यहाँ पर है कि ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे अगर आप देखोगे तो महेंद्र सिंह धोनी के गुण आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे जितने वर्ड्स हैं, ये एक भिखारियों में ऐसा गुण देखने को मिल जाएगा। भिखारियों मतलब ऐसा नहीं कि इमेजिन सिर्फ भिखारी लोग करते हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ, अभी देख लो कैसे आपके दिमाग में ये आने वाला है। मेरी कोशिश ये होती है कि आपकी इमेजिनेशन से रिलेट करते हुए एक आपके दिमाग में बैठा पाऊँ कि इमेज कैसे बिठा दूँ, है ना, ताकि आप एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ से मुलाकात हो गई तो आप कैसे क्लिक कर पाओगे। देखो यहाँ पर क्या है, MS धोनी के गुण देखो। मान लिया जाए उनसे कोई गलती होती है तो वो एडमिट कर लेते हैं, यानी क्या, एडमिट कर लेते हैं मतलब क्या, स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। और अप्रिसिएट भी करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं मतलब किसी की प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये दोनों बताने से पहले एक जो मुख्य पॉइंट है उसको मैं बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कैसे जानेंगे कि ये सारे वर्ड्स के बाद आपका VING फॉर्म वाला आता है, कैसे जानेंगे कि जेरंड आता है। जेरंड का मतलब हर कोई समझ रहे हो ना, कि वैसा वर्ब जो ING के फॉर्म में हो और नाउन की तरह काम करे उसको जेरंड कहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये दोनों पॉइंट्स के लिए आपको जेरंड को
ग्राउंड पढ़ना है ना, ग्राउंड से रिलेट करो, इसको एक ग्राउंड से हम लोग रिलेट करेंगे। ग्राउंड कहने का क्या मतलब है, MS धोनी है, उनकी जो पर्सनालिटी है और उनकी जो मानसिकता है, जो कूल रहने वाला उनके अंदर का गुण है ना, वैसे भी उनको कैप्टन कूल कहते हैं। और उनसे बातें भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कैसे जुड़े हुए हैं, ग्राउंड से। ग्राउंड से जुड़े हुए का क्या मतलब है, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एक ऐसा बंदा है कि डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या हुआ कि वो काफ़ी ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है ना। तो ग्राउंड का मतलब यही है कि वे व्यक्ति बिल्कुल ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, ग्राउंड लेवल से सोचते हैं, है ना, ऐसा आपको समझना है। तो जेरंड को अभी ग्राउंड पढ़ो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे तो आपको लगेगा क्या कि MS धोनी क्लिक करेगा दिमाग में। MS धोनी क्लिक किए, इसका मतलब क्या कि वो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान हैं। दूसरी बात क्या समझना है, देखो कि यहाँ पर ये भिखारियों के गुण हैं। अब आप कहीं भी देखते होगे भिखारियों को, वो इन जनरल कहाँ पर सोते हुए मिलते हैं, दिखाई देते हैं, तो ग्राउंड में, है ना। कहाँ पे, ग्राउंड में, ग्राउंड साइड में ही सोए पड़े मिलते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि ये सारे जैसे ही वर्ड्स आपको दिखने को मिल जाए, आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा ये किसका गुण है, भिखारियों का गुण है। और ये भिखारी लोग सोते कहाँ हैं, तो ग्राउंड में सोते हैं, है ना, ग्राउंड साइड में मिल जाते हैं देखने को, सड़क किनारे कहीं भी ग्राउंड में लेटे रहते हैं। तो इस तरीके से भी आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ग्राउंड आनी क्या, जेरंड आनी वर्ब का ING वाला फॉर्म इसके बाद आते हैं। देख लो, मैं थोड़ा सा काफ़ी हड़बड़ी में लग रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं भागे भागे आया हूँ। भागे भागे इन द सेंस की ट्रैवलिंग से हो करके आना और फिर से बैठना, ये थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ। देखो क्या है, ये तो समझ गए, इसको अभी ग्राउंड पढ़ेंगे, ग्राउंड आने वर्ब का ING वाला फॉर्म। यहाँ पर देखो, एडमिट मतलब कोई भी गलती होती है MS धोनी से तो वो स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं। अप्रिसिएट, कोई अच्छा काम करता है टीम में तो उनकी वो प्रशंसा भी करते हैं, अप्रिसिएट करने से भी नहीं हिचकते। फॉरगिव मतलब माफ़ भी कर देते हैं। कोई बॉलर मान लिया जाए कि क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा पिटवा दिया है रन, है ना, तो उनको भी माफ़ कर देते हैं, एक्सक्यूज़ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। ये दोनों को एक साथ याद रखो। उनसे कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है किसी दूसरे मेंबर के बारे में तो उनका जिक्र भी करते हैं, मेंशन भी करते हैं। और पता ही है आपको क्या कि महेंद्र सिंह धोनी रिस्क भी बहुत लेते हैं। कब, मान लिया जाए इकलौते वही खिलाड़ी हैं और उनको ज़्यादा ही रन मारने हों और मैच को जिताने भी हों, तो आपको पता है ना कितना रिस्क लेते हैं, बिल्कुल रिस्क लेते हैं, छक्के मारते हैं वो, तो रिस्क लेते हैं। एंड्योर मतलब बर्दाश्त करने की भी भावना है उसमें। अंडरस्टैंड, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा वो समझते हैं चीज़ों को। कंसीडर मतलब किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं। और कॉन्टेम्पलेट मतलब काफ़ी चिंतन करते हैं ना, इसके बारे में तो कहा ही क्या जाए। मतलब MS धोनी तो काफ़ी फेमस हैं इसके लिए, काफ़ी चीज़ों को गहराई से चिंतन करते हैं, तो उसी को कहते हैं कॉन्टेम्पलेट। नेक्स्ट है सजेस्ट, और पता ही खिलाड़ियों को बीच बीच में जाकर के कहते रहते हैं भाई इधर बॉल डालना है, इधर नहीं डालना है, ऐसे करके सजेस्ट करते रहते हैं। प्रपोज मतलब कोई भी प्रपोजल रखते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ। फेस मतलब क्या, सामना भी करते हैं लोगों को, है ना। मान लिया जाए मैच हार गए तो MS धोनी को भी सामना करना पड़ा है कई बार ऐसा। पब्लिक जो उनको क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो उनके भी सामना करते हैं ये। नेक्स्ट है फिनिश, पता ही है काफ़ी अच्छे फिनिशर हैं, मतलब गेम को जिताना हो तो कोई भी गेम को अच्छे से फिनिश करते हैं। प्रैक्टिस का तो कहना ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं। बिजी, और आजकल तो रिटायरमेंट के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। आपको पता है एक कड़कनाथ एक जो मुर्गा है उसका पालन कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आजकल भी बिजी हैं और इन्हीं बिजी की वजह से काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं अपने लाइफ को। तो ये सारे वर्ड्स को ध्यान में लाने की कोशिश करना कि ये सारे किसके गुण हैं, तो MS धोनी के। MS धोनी जो है वो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ग्राउंड आनी जेरन मतलब ये सारे वर्ब्स के बाद VING वाला फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट है आपका फैंसी। फैंसी देखो भिखारी के गुण कैसे हैं, ये लोग ना ज़्यादा इमेजिन करते हैं और क्या करते हैं, एक्शन कम करते हैं। एक्शन का क्या मतलब, सिर्फ सपने देखना ज़रूरी नहीं है, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। सिर्फ सपने मत देखो, उस सपने के लिए आप क्या एक्शन कर रहे हो, आप क्या एक्ट कर रहे हो उसके लिए, उस सपने के प्रति कुछ काम भी कर रहे हो, फिर बस सोए सोए इमेजिन करते रहते हो। तो ऐसे करोगे तो फिर इन्हीं की हालत होगी, है ना। तो अगर इनसे बचना है तो क्या करना है, सपने देखो, इमेजिन करो, लेकिन क्या साथ साथ में उसका एक्शन भी दो, है ना, काम करो, डू इट, जस्ट डू इट कहते हैं ना। तो अब काम भी करना है, सिर्फ सपने नहीं बुनने हैं। लेकिन भिखारी लोग करते क्या है, काम नहीं करते, बस सपने बुनते रहते हैं, इसलिए तो वो गरीब हैं। अवॉइड, उनको कोई मौका मिलता है तो इन जनरल वे लोग क्या करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, एस्केप करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं। मेहनत कम करना चाहते हैं कि चलो यार मांगने से गुजारा चल रहा है तो क्या मेहनत करना, है ना। तो ये
अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हैं, अवॉइड करते हैं, एस्केप करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। पोस्टपोन मतलब कोई भी काम दे दो तो आज का काम कल पे टालते रहेंगे, तो ऐसे लोग भी भिखारियों के गुण रखते हैं। मतलब जो कबीरदास की वाणी है ना, जो कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। तो कहने का मतलब है कि पोस्टपोन मत किया करो, पोस्टपोन करोगे तो भिखारियों का गुण है वो। डिले करना, अरे भाई जो करना अभी करो ना, बाद में क्या इसके टालते रहते हो, विलंब करते हो। डिनाय का मतलब क्या है, डिनाय का मतलब होता है मतलब अस्वीकार कर देना है ना। तो कोई भी चीज़, इनको कोई अच्छा मौका मिले तो डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। डिटेस्ट का मतलब आप लोग मुझे बताओगे कि क्या होता है कमेंट में। रेसिस्ट का मतलब होता है क्या करना, प्रतिरोध करना, मतलब क्या, रोकना किसी चीज़ को, है ना। अपने तरफ कोई भी मौका आ रहा है तो उसको रोक देते हैं, छोड़ो यार ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना है। डिसलाइक मतलब क्या, हर चीज़ को डिसलाइक करते फिरेंगे, मतलब पॉजिटिविटी वाला गुण है ही नहीं, सारे इसके पास निगेटिव वाले गुण हैं। तो डिसलाइक भी करेंगे हर एक चीज़ को और हर एक चीज़ में कमियां निकालेंगे। तो ये सारे जितने वर्ड्स हैं, ये सारे किसके गुण हैं, भिखारियों के गुण हैं। और भिखारी के गुण जैसे ही हैं, अब समझ जाना कि ये ग्राउंड पर सोते हैं। ग्राउंड पे सोते हैं इसका मतलब क्या, इसके बाद आने वाले वर्ब्स जो होते हैं वो जेरेंड होते हैं, यानी VING वाला फॉर्म होता है। एक दो बार और भी आप लोग वीडियो को देख लेना, मुझे लगता है कि इसको एक दो बार रिवाइज करने के बाद ना कुछ आपके दिमाग में बैठेगा ही। आखिर कुछ तो यूनिक चीज़ मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल बैठ के रट्टा मार रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पूरा लिखे जा रहे हैं। ऐसे नहीं प्रैक्टिस किए जाते, स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहना गलत है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ये कहना सही है। इसलिए आप लोग परफेक्ट वे में प्रैक्टिस करो। अब देख लो कि क्या क्या एग्जाम्पल लिया हूँ इसके, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे ही फिनिश्ड डूइंग हिज वर्क, क्या मतलब है कि यहाँ पर फिनिश वर्ड आया है। फिनिश कौन करते थे, MS धोनी करते थे। MS धोनी का ये गुण है, यानी MS धोनी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ग्राउंड से क्या याद आएगा आपको कि जेरेंड होना चाहिए इसके बाद। जेरेंड का मतलब क्या, VING का फॉर्म होना चाहिए। देखिए इसके बाद आने वाला वर्ब क्या है, डू। तो डू कौन सा फॉर्म में, ING वाला फॉर्म में, यानी डूइंग वाला फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर देख लिया आप लोग कि इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपने वर्क को क्या किया, फिनिश कर दिया है ना, काम करना बंद कर दिया है, ऐसे भी कह सकते हो। देख लो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ही इज़ बिजी, वो भी बहुत ज़्यादा आजकल बिजी हैं कड़कनाथ मुर्गा पालने में, टमाटर उगाने में, सब्जियां उगाने में। तो ज़रा देख लो, इससे दिमाग में आएगा कि ये कौन है, MS धोनी का गुण है। MS धोनी का गुण है, इसका मतलब क्या, वो ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, मतलब इसके बाद जेरंड आना चाहिए। तो बिजी के बाद देखो डू के कौन सा फॉर्म है, ING वाला फॉर्म। नेक्स्ट है इट्स अर्जेंट, ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ना। प्लीज़ डोंट डिले डूइंग दिस वर्क। अब यहाँ पर डिले किसका गुण है, हर चीज़ को डिले करते रहते कौन, भिखारी लोग, है ना, विलंब करते रहते हैं। तो इसके बाद कौन सा वर्ब आना चाहिए, वर्ब का ING वाला फॉर्म, है ना, आया है, यानी ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड मतलब जेरंड होना चाहिए, मतलब ग्राउंड पे सोते हैं भिखारी लोग। फिर देखो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई बीइंग लेट। अब एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज किसका गुण है, तो MS धोनी का गुण है, यानी वो लोगों को माफ़ भी करते हैं। माफ़ करने का मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो ING वाला फॉर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि ग्राउंड आपको इससे ध्यान में आएगा, MS धोनी, और MS धोनी के बाद आ जाएगा आपको ग्राउंड यानी क्या, जेरन मतलब ING वाला फॉर्म, है ना यहाँ पे। नेक्स्ट है आई अवॉइड मीटिंग पेसिमिस्टिक पीपल। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं, है ना, तो वैसे लोगों को पेसिमिस्टिक कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, अवॉइड करना, मौका उनको मिले तो वो अवॉइड करते हैं। कौन, भिखारी लोग कहाँ सोते हैं, ग्राउंड पे। ग्राउंड का मतलब क्या, जेरन मतलब क्या, इसके बाद आने वाला वर्ब ING फॉर्म में होना चाहिए, और वही है मीटिंग, देखो ING फॉर्म में है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड प्रपोज्ड, मतलब उद्देश्य रखा, क्या अपना पर्पस रखा। गोइंग टू द सिनेमा, अब सिनेमा के पहले द क्यों आया, ये भी मुझे आप कमेंट में बताओ, क्योंकि काफ़ी अच्छे से बताया हूँ, याद भी करवाया हूँ। अब जरा देखो यहाँ पर प्रपोज है ना, प्रपोज करना, किसी उद्देश्य को सबके सामने रखना, ये किसका गुण है, MS धोनी का। MS धोनी क्या है, ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ग्राउंड यानी जेरंड, यानी इसके बाद आने वाला वर्ब जेरंड फॉर्म में होगा, जो यहाँ पर है। नेक्स्ट है शी डिसलाइक्स, वो नापसंद करती है, कमिंग हियर, यहाँ आना। अब जरा देखो डिसलाइक कौन लोग करते हैं, भिखारी लोग करते हैं। इसका मतलब क्या कि वे ग्राउंड में सोते हैं। ग्राउंड मतलब क्या, ग्राउंड में सोते हैं, इसका मतलब ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड पर सोते हैं, ऐसा बोलो, मतलब ज़मीन पे सोते हैं, मतलब ग्राउंड, समझ गए आप लोग। ग्राउंड का मतलब क्या, जेरंड, और इसके बाद आने वाला वर्ब देखो जेरंड फॉर्म में है, कमिंग, जी हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट है प्लीज़, कृपया, फॉरगिव हर कमिंग लेट, उसका लेट आना माफ़ कर दो। अब यहाँ पे फॉरगिव है,
फॉरगिव जो है वो क्या है, माफ़ करना किसका गुण है, जो एक्सक्यूज़ करना गुण था किसका, ये दोनों गुण एम एस धोनी का है। एम एस धोनी ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, यानी इसके बाद आने वाला वर्ब जेरंड होगा, यानी VING वाला फॉर्म होगा। नेक्स्ट है एंजॉय। आजकल काफ़ी रिटायरमेंट के बाद एंजॉय कर रहे हैं कौन, एम एस धोनी। ये एम एस धोनी का गुण है, एम एस धोनी का गुण है, यानी वो काफ़ी ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यानी इसके बाद जेरंड का फॉर्म आएगा जो यहाँ पर है ING वाला फॉर्म। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर ये वाला मार्क इसलिए दिया हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके बाद आने वाला जो है वो अलग एक कैटेगरी के होंगे रूल्स, और ये दोनों को एक कैटेगरी में रखा हूँ 71 और 72 को। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स थे, फ्रेज थे जिनको आपको याद रखने ही चाहिए थे, प्रैक्टिस करना ही चाहिए। ये सारे वर्ड्स वैसे भी टेस्ट में बहुत सारे आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आप टेंशन मत लो। देख लो आगे क्या है। 73rd नंबर जो कह रहा है यहाँ पर है कि कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में मैं बताया हूँ। देख लो 73, 74 और 75, इन तीनों को भी एक साथ रखा हूँ, इसको भी आपको जानना चाहिए अच्छे तरीके से। देख लो क्या है, कुछ स्पेशल तरीके के वर्ब्स हैं जिसके बाद आने वाले जो वर्ब्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, हम वही देखने जा रहे हैं। यहाँ पर एडवाइस, किसी को एडवाइस देते हो, सलाह देते हो। अलाउ मतलब क्या, किसी को परमिशन देते हो, परमिट वही है। फिर है फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब मना करना। अब जरा देख लो इतने सारे वर्ड्स हैं, कौन कौन, एडवाइस, अलाउ, परमिट, फॉरबिड। ये चारों वर्ड्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे, ऑब्जेक्ट रहे मतलब अभी मैं बताऊंगा, है ना, ऑब्जेक्ट रहे तो ये सारे के बाद यानी ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर जो वर्ब आता है वो किसके फॉर्म में आता है, टू वाले फॉर्म में, यानी टू इन्फिनेटिव होता है। देख लो क्या कह रहा है ये, हर फादर अलाउड हर टू गो टू द सिनेमा। मतलब क्या है, उसके पिताजी उसको सिनेमा जाना अलाउड कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, अलाउ है, जी हाँ अलाउ है, जो मैं रूल में बताया हूँ अभी अभी। अलाउ के बाद कौन सा है ऑब्जेक्ट, हर, है ना, हर, मी, यू, है ना। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब जरा देख लो इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो कौन है, गो। गो कौन सा फॉर्म में है, इसके पहले टू लगा है, वही तो बोला है कि टू इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, बिना इन्फिनेटिव वाला नहीं आता। जरा देख लो नेक्स्ट, माई मदर फॉरबिड मी टू गो आउट एट मिडनाइट। मतलब क्या है, ये बोला है कि मेरी माँ जो है वो मुझे मना करी है मिडनाइट को आउट जाना। अब यहाँ पे देख लो फॉरबिड है, अभी अभी बोला था फॉरबिड, और फॉरबिड का ये सेकंड फॉर्म है। तो फॉरबिड का मतलब क्या कि इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर मी आया है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है गो, एक किसके फॉर्म में आएगा, टू इन्फिनेटिव के फॉर्म में, जो यहाँ पर गो के पहले टू लगा हुआ है। देख रहे हो। इसी तरीके से नेक्स्ट है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। मतलब डॉक्टर मुझे एडवाइस किए हैं किस चीज़ को लेने, मेडिसिन को रेगुलर तरीके से लेने को। अब जहाँ पर देखो एडवाइस यहाँ पर भी था, है ना, फॉरबिड यहाँ भी था, अलाउ भी था, परमिट भी है। तो एडवाइस के बाद यहाँ पर क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट आया है। तो इसके बाद आने वाला जो भी है क्या, वर्ब, तो यहाँ पर क्या है वर्ब, टेक। तो टेक किसके साथ आया है, टू के साथ आया है। यानी क्या हो गया कि एडवाइस के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है तो इसके बाद जो वाला वर्ब होगा वो टू के साथ आएगा, टू इन्फिनेटिव होगा। यही रूल भी कह रहा था। लेकिन अब ऑब्वियस है, सवाल तो ऑब्वियस है बिल्कुल, क्या कि अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो क्या आता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट रूल वही कह रहा है, देख लो कि लेकिन अगर एडवाइस हो, पिछले वाले वर्ड्स की बात कह रहा हूँ, यही चारों वर्ड्स हैं। देख लो, एडवाइस, अलाउ, परमिट, फॉरबिड, एडवाइस, अलाउ, परमिट, फॉरबिड इत्यादि के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो इसके बाद आने वाला वर्ब ING के फॉर्म में आता है। और पता है, जितना आप लोग नाउन में मेहनत किए हो, आर्टिकल्स में मेहनत किए हो ना बचपन से, वर्ब्स में उससे कम मेहनत है, लेकिन इसको इग्नोर कर देते हो। इसी वजह से आप अच्छे नहीं कर पाते एग्जाम में। बहुत कम रूल्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा कम रूल हैं। अगर आप नाउन और ये सब के देखोगे तो बहुत कम वर्ब्स हैं इसमें, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। देख लो जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एडवाइस हैविंग फ्रूट्स एवरी डे। अब हैविंग का मतलब खाना होता है यहाँ पे, है ना, ईट का सेंस देता है, ये ईट का सेंस है ना। अब जरा देख लो क्या बोला, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है क्या एडवाइस देते हैं कि डेली फ्रूट खाना चाहिए, है ना, मतलब खाना है, खाने को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो यहाँ पर ये देखो एडवाइस है, एडवाइस तो रूल में भी बताया था। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके बाद डायरेक्टली जो भी वर्ब होगा वो ING के फॉर्म में होगा। अब जरा देख लो, ही डिड नॉट अलाउ स्मोकिंग देयर। अब अलाउ है यहाँ पे, यहाँ भी था, अलाउ था, और अलाउ के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी जो भी इसका बाद जो वर्ब होगा वो ING वाला फॉर्म में होगा, वो वही है।
है ना, मतलब उसने वहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउ नहीं किया। नेक्स्ट है माई फादर एडवाइज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। अब मेरे पिताजी एडवाइस क्या किए कि मॉर्निंग में क्या करना है, वॉकिंग करना है। तो एडवाइस था वर्ड, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। अगर रहता तो टू वॉक हो जाता और सेम मीनिंग होता इसका भी और इसका भी, है ना। टू वॉक भी रहता तो भी और वॉकिंग है तो भी मीनिंग सेम है। लेकिन क्या है, इसके बाद जेरंड का फॉर्म आया यानी वी का वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आया। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ गए? तो अब जरा देखते हैं क्या 75 नंबर रूल। ये कह रहा है कि यहाँ भी देखना 3 वर्ब्स ऐसे हैं, ये वर्ब की तरह काम किया है, ना कि हेल्पिंग वर्ब या फिर जो भी कहते हो उसको, मॉडल वर्ब आप जो भी समझते हो। तो सीधा ये तीनों यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम किया है। देख लो, डिजर्व है, रिक्वायर है। डिजर्व का मतलब किसी चीज़ के लायक होना, रिक्वायर है मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है, नीड का मतलब भी ज़रूरत है। ये तीनों वर्ड्स अगर आपको दिख जाते हैं और इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वह वर्ब आ तो VING वाला फॉर्म में होगा यानी जेरंड फॉर्म में, और फिर उसके बाद टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ध्यान रखना, अगर इस रूल को नहीं याद कर पाते आप सीधा कोशिश करना एग्जाम्पल को ध्यान में रखने का, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि रूल साथ साथ में याद हो गए। क्या बताया? अगर ये तीनों वर्ड्स हैं, कौन कौन, डिजर्व, रिक्वायर, नीड, अगर ये तीनों वर्ड्स हैं तो इसके बाद आने वाले वर्ब अब तो VING फॉर्म में होगा और फिर टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता। देख लो मीनिंग में कहाँ फ़र्क होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जो दूसरे वर्ड्स के साथ आएंगे, ये सारे वर्ड्स के साथ नहीं आएंगे। तो ज़रा देख लो, यहाँ पर बोला है दिस चैनल डिजर्व्स वॉचिंग, मतलब ये जो चैनल है ये लोगों से देखा जाना चाहिए, ऐसा ये इसके लायक है, ये चैनल देखने के लायक है, ये इसका मतलब है कहने का। फिर बोल रहा है दिस चैनल डिजर्व्स टू बी वॉच्ड, मतलब ये चैनल देखने लायक है। दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन फ़र्क क्या है देखो, यहाँ पर डिजर्व है, डिजर्व रूल में ही बताया हूँ, यहाँ पर डिजर्व है, तो इसके बाद वॉचिंग है तो भी ये करेक्ट है, और ये टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो भी करेक्ट है, जो इस रूल में बता चुका हूँ। इसके बाद सिर्फ रहता क्या कि दिस चैनल डिजर्व्स टू वॉच, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इसके बाद टू अगर है तो टू बी एक साथ आता और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, और फिर यहाँ पर वॉच्ड भी कर देते तो भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि टू वॉच्ड भी कर देते तो बीच में बी का आना भी जरूरी था, क्योंकि ऐसा रूल कह रहा है। ध्यान में रखना, तीन ही ऐसे वर्ड्स हैं, डिजर्व, रिक्वायर, नीड। नेक्स्ट है दिस हाउस रिक्वायर्स फर्निशिंग। फर्निशिंग का मतलब क्या? फर्नीचर वगैरह से सजाने की ज़रूरत है इस घर को। तो वही कह रहा है क्या कि यहाँ पर रिक्वायर वर्ड है, जी हाँ। इसके बाद जो फर्निश वर्ड आया है ये ING के फॉर्म में आया है, बिल्कुल आया है। नेक्स्ट है दिस हाउस रिक्वायर्स टू बी, अगर टू बी है तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये भी करेक्ट है, दोनों का सेम मीनिंग है। लेकिन सिर्फ अगर आप यहाँ पर टू फर्निश लिखो तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और फिर टू फर्निश्ड भी करोगे तो भी गलत होगा, टू बी फर्निश्ड होगा और फिर सिर्फ फर्निशिंग होगा। ठीक है, देख लो नेक्स्ट वही बोर्ड है ये तो पढ़ दिया। नेक्स्ट है दिस कोर्स नीड्स कंप्लीटिंग ऑन टाइम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस कोर्स का टाइम पे कंप्लीट होना जरूरी है ना, और फिर ज़रूरत है। यहाँ पर क्या है देखो, नीड्स है ना वर्ड, बिल्कुल है। इसके बाद क्या बोला, तो VING फॉर्म वाला वर्ब होगा और फिर टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और दोनों दिया है, दोनों करेक्ट हैं। लेकिन सिर्फ दिस कोर्स नीड्स टू कंप्लीट तो ये गलत हो जाता, और फिर सिर्फ टू कंप्लीटेड तो भी गलत हो जाता। यहाँ पर होना चाहिए टू बी कंप्लीटेड और फिर कंप्लीटिंग। ठीक है, तो ध्यान में रखना इन तीनों वर्ड्स को। कौन कौन से वर्ड्स बताया कि डिजर्व, रिक्वायर और नीड अगर रहे तो इसके बाद आने वाला वर्ब ING फॉर्म में रहेगा और फिर टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहने वाला है। देख लो, अब यहाँ पे इसको मैं लगाया हूँ, इसका मतलब इसके पहले वाले तीन एक कैटेगरी के रूल्स थे। किस कैटेगरी के? कैटेगरी इन द सेंस कि आपको एक स्पेसिफिक तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उसको याद रखने थे। इसमें था डिजर्व, रिक्वायर और नीड, और इसके पहले था क्या, इसके पहले था एडवाइस, अलाउ, परमिट एंड फॉरबिड, ये वाला। देख रहे हो, बस इतने से तो आपको ख्याल रखने हैं, देखते जाओ। फिर जो आपका लास्ट रूल बचता है इसको देख लो, और ये लास्ट रूल है, आखिरी रूल है, मतलब इन्फिनिटी से रिलेटेड और आपका टू इन्फिनिटी से रिलेटेड, और इसका क्या रिलेशन है आपका जेरंड से। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे पार्टिसिपल को, और पार्टिसिपल को जैसे ही मैं कंप्लीट कर दूंगा उसमें बहुत कम रूल्स हो गए। और हाँ, एक जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रूल होता है, इसको मैं आपको देखो एक हिंट करता हूँ कि उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोगों को आता ही नहीं। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है देख लो,
जैसे यहाँ पर है प्लीज़ फॉरगिव हर कमिंग लेट, तो यहाँ पर कई बार मान लो दे दिया है प्लीज़ फॉरगिव मी कमिंग लेट और फिर माई कमिंग लेट, है ना। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मैं एकदम एक झटके में आपको सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। यहाँ पर माई है ना, तो यहाँ पर माई होना चाहिए, मी नहीं, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड गलत कर देते हैं। कैसे पहचानोगे कौन जेरंड है कौन पार्टिसिपल है, उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है और वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं आज का जो आखिरी रूल है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग से रिलेटेड भी है। देखो क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्ब्स या फिर फ्रेजेस के बाद टू प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसका मतलब टू इन्फिनेटिव आता है, और फिर VING मतलब जेरंड फॉर्म आता है। बस थोड़ा मीनिंग में फ़र्क होता है। एग्जाम के लिए मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेस्ट नहीं किया जाएगा, मीनिंग से रिलेटेड करके आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछेगा ये मैं बता दूं कि इसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है कि नहीं, और वर्ब का ING वाला फॉर्म आता है क्या नहीं, ये दोनों बात आपको पता है या नहीं है, इस चीज़ की आपसे वो टेस्ट करना चाहता है, ना कि इसके मीनिंग से रिलेटेड। वैसे मैं मीनिंग का एक एग्जांपल भी दे दिया हूँ, देख लो यहाँ क्या दिया है। यहाँ पर है आई रिमेंबर मीटिंग हिम वंस। अब यहाँ पे मैं क्या बताया कि नीचे जितने भी हम लोग वर्ब्स देखेंगे या फ्रेजेस देखेंगे, इसके बाद आ तो टू इन्फिनेटिव आएगा या फिर जेरंड आएगा, यही तो बताया। अब यहाँ पर रिमेंबर है, एक वर्ब है, इसके बाद कौन सा वर्ब आया है, मीट, तो मीट कौन सा फॉर्म में, ING वाला फॉर्म में है। नेक्स्ट है प्लीज़ रिमेंबर टू मीट हिम, मतलब रिमेंबर है जी है, मीट है तो ये कौन सा फॉर्म में आया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, यही बोला। तो दोनों ही यहाँ पर यूज होते हैं। ये जितने भी नीचे हम लोग वर्ब्स को देखने वाले हैं, वे सारे वर्ड्स के बाद आने वाले वर्ड्स यानी वर्ब के बाद आने वाला वर्ब तो जेरंड फॉर्म में होगा और फिर टू इन्फिनेटिव होगा, है ना। अब इसमें मीनिंग में क्या फ़र्क है देख लो। इसका मतलब आई रिमेंबर मीटिंग हिम वंस का मतलब मैं उससे मिला था, याद है ना, मतलब ये पास्ट की बात कह रहा है, पास्ट का सेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है प्लीज़ रिमेंबर टू मीट हिम, उससे मिलना है, याद रखना, ये किसका दे रहा है कि फ्यूचर में मुझे उससे मिलना है। बात समझ रहे हो। तो ये इसके मीनिंग में दोनों में फ़र्क है, लेकिन आपको मीनिंग से लेना देना नहीं है। बस ये समझो कि रिमेंबर के बाद मीटिंग भी होता है और रिमेंबर के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ये दोनों बात आपको जाननी ही चाहिए। तो देख लो यहाँ पर 10 ऐसे दिया हूँ, 10 ऐसे किस्म के वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अगर नहीं भी याद हो ना तो कोई आप टेंशन मत लेना, धीरे धीरे वीडियो देखते देखते कहीं ना कहीं याद हो जाने चाहिए। वैसे आप नाउन के इतने सारे वीडियोस देखोगे, आर्टिकल्स के इतने सारे वीडियोस देखोगे, सब चीज़ याद होंगे, लेकिन आपने कभी वर्ब्स के ऊपर देखा नहीं तो आपको याद कैसे होंगे। तो कोशिश करो इससे रिलेटेड याद करने की। अब ये मुझे कमेंट में मत कहना कि सर आपने इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं दिया। अब इतने छोटे छोटे चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। मान लिया जाए इतने सारे वर्ड्स हैं, इसके मैं अगर एग्जाम्पल दे दूँ ना, देख लो 10 है ना, 10 में भी 2-2 3-3 करके ऐसे करके दिया हुआ है। अब मैं सबके ऊपर एग्जाम्पल दूंगा तो मुझे लगता है कि 2-3 और लेक्चर बनाने पड़ जाएंगे इसके ऊपर। तो कोशिश करो कि कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट लो, है ना। हमेशा मैं कहता हूँ कि 20% टाइम इन्वेस्ट करके 80% बेनिफिट लो, तब फ़ायदा है। ऐसा नहीं करना कि 80% टाइम दो और आपको बेनिफिट 20% का मिले, है ना। जैसे लोग चैटिंग वाले में करते हैं, लाइव सेशन में जो करते हैं कि सबके चैट पढ़ते हैं नाम, और बच्चे तो चिल्लाते रहते सर मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, सर मेरा नाम नहीं लिया, मैं रूठ गया, है ना। और वहाँ पे कहते हैं हाय सोनी, हाय बेबी, ऐसे करके मैसेज करते हैं। अरे मुझे इस नंबर पे मैसेज करो। मैं ऐसे भी चैट देखा हूँ यार। तो ऐसे थोड़ा सा ना आपका टाइम वेस्ट होता है। तो कोशिश करो कि जो टीचर थोड़ा सा आपके टाइम का कदर करे उससे देखने की कोशिश करो। और ये बात मैं आज नहीं समझा रहा, बहुत पहले से समझाता आ रहा हूँ कि भाई 20% टाइम का इन्वेस्ट दो, 80% बेनिफिट होना चाहिए। तो ज़रा देख लो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद ING वाला फॉर्म भी लगता है और 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगता है। देख लो, रिमेंबर है, रिग्रेट है, फॉरगेट है। याद करना, रिग्रेट करना मतलब क्या, पछताना, और फॉरगेट का मतलब भूल जाना। ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद ये दोनों चीज़ आता है, क्या, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का ING फॉर्म। फ़र्क ये होता है सिर्फ मीनिंग में। जैसे यहाँ पर मैं रिमेंबर का एक एग्जाम्पल ले लिया हूँ ना, देख लो, और यहाँ भी इसके बाद क्या है, ING वाला फॉर्म और 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आया है। तो कौन कौन से वर्ड्स हो गए, रिमेंबर, रिग्रेट, फॉरगेट। रिमेंबर, रिग्रेट, फॉरगेट। रिमेंबर, रिग्रेट, फॉरगेट के बाद 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर वर्ब का ING फॉर्म आता है। नेक्स्ट है आपका गो ऑन। गो ऑन का मतलब क्या, जारी है, कोई काम जारी है ना। तो जारी रहने के सेंस में अगर ये वर्ड्स आए तो इसके बाद भी क्या आता है, इसके बाद भी 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और फिर वर्ब के
वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आता है, यानी जेरेंड आता है। तो याद रखना कौन है, गो ऑन। गो ऑन का मतलब है कि यहाँ पर वेंट ऑन भी रहे तो भी चलेगा, गो वाला फॉर्म भी, है ना। ये मत सोचना कि रिमेंबर आपने बताया था, रिमेंबर्ड नहीं बताया था तो वो गलत है ना। रिमेंबरिंग नहीं बताया था वो भी बताया हूँ, है ना। गोइंग ऑन ऐसे बताया हूँ, तो उसके बाद भी आपका जो वर्ब वाला आएगा ये 2+V1 फॉर्म में आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आ सकता है। तो टेंशन मत लो, देख लो कौन कौन है। फिर यहाँ पर क्या है, लर्न एंड टीच, दोनों तो एक ही जैसे हैं, है ना। कोई लर्न कर रहा है तो कोई टीच कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ आप सीख रहे हो, तो दोनों का यहाँ पर जो वर्ड है इसके बाद भी 2+V का फर्स्ट फॉर्म आता है और फिर VING का फॉर्म आता है। नेक्स्ट है कि स्टॉप के बाद भी 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और स्टॉप के बाद वर्ब का ING फॉर्म आता है, दोनों आता है, दोनों करेक्ट होंगे। ट्राई के बाद आपका ट्राई, यानी ट्राई भी रहे, ट्राइड भी रहे, ट्राइंग भी रहे तो भी आपका क्या होता है, 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और वर्ब का ING फॉर्म आता है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है वुड लाइक, है ना, कि मैं आपके साथ चाय पीना पसंद करूंगा, मैं आपके साथ CCD में जाकर कॉफ़ी पीना पसंद करूंगी, है ना, करूंगा, करूंगी, जो भी है, तो वुड लाइक वहीं पे आता है, मैं ऐसा पसंद करूंगा, वैसा पसंद करूंगी। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उसमें यूज होता है, जैसे आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विथ यू इन CCD, ऐसे करके जो सेंटेंस आप बनाते हो उसमें वुड लाइक का फॉर्म होता है। तो वुड लाइक का मतलब ये होता है। इसके बाद भी जो वर्ब का फॉर्म आता है वो क्या होता है, टू वाला इन्फिनेटिव आता है और फिर जेरेंड वाला आता है। नेक्स्ट है अफ्रेड ऑफ, मतलब किसी चीज़ का डर होना, भय होना, तो इसके बाद भी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर वर्ब का ING फॉर्म आता है, कोई दूसरा चीज़ नहीं आता। लेकिन यहाँ पर लेकिन है, किसके साथ, सॉरी के साथ। क्या है कि सिर्फ सॉरी रहे ना, ये 9th वाला देख लो, 8 वाला अभी इसके बाद बताऊंगा। सॉरी अगर रहे तो सॉरी के बाद आपका 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है और 2+ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है। ध्यान में है क्या बताया कि सॉरी सिर्फ रहे, सॉरी के बाद और कुछ नहीं बोला, कोई भी प्रीपोजिशन की बात नहीं करा। देख लो क्या है यहाँ पे कि सॉरी के बाद कोई भी अगर प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन वाला ये वाला रूल है। वैसे मैं बताया भी था एक रूल में कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ING वाला फॉर्म आता है। लेकिन यहाँ पर सॉरी फॉर, सॉरी अबाउट रहे, है ना, किसी चीज़ के लिए सॉरी होना, तो यहाँ पर वर्ब का ING फॉर्म लगेगा दोनों के साथ, सॉरी फॉर के साथ भी, सॉरी अबाउट के बाद भी आने वाले वर्ब जो होंगे वो ING फॉर्म में ही होंगे। और सिर्फ सॉरी रहे तो इसके बाद 2+V का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यानी टू इन्फिनेटिव रहेगा, या फिर टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। दोनों ही करेक्ट हैं। लेकिन क्या करेक्ट नहीं है, सिर्फ सॉरी रहता है ना, यहाँ पे सिर्फ सॉरी रहता है, इसके बाद अबाउट फॉर नहीं रहता, इसके बाद VING फॉर्म लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद यहाँ पर कोई रूल नहीं बोला है वैसा कि सिर्फ सिंगल सॉरी रहे तो इसके बाद 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और फिर 2+ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। और यही बात है सॉरी फॉर और फिर सॉरी अबाउट के बाद वर्ब का ING फॉर्म आता है, ना कि 2+V1 फॉर्म। इसको मत यूज कर देना, वो यहाँ है। क्यों? क्योंकि सॉरी के बाद कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ नहीं है। समझ गए? इतनी सी बात आपको ख्याल रखने हैं। देख लो लास्ट है जो बचा वो क्या है, सर्टेन होना, श्योर होना, है ना, और फिर सर्टेन ऑफ होना, श्योर ऑफ होना। इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फ़र्क है? देखो वैसे भी आप इसको याद रख सकते हो कि मैं बताया था प्रीपोजिशन के बाद आने वाले वर्ब क्या होते हैं, वर्ब क्या ING फॉर्म में होते हैं। तो सर्टेन ऑफ और श्योर ऑफ दोनों का मतलब आश्वस्त होना, विश्वस्त होना। तो ये सेंस में अगर आता है सर्टेन ऑफ और श्योर ऑफ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके बाद वर्ब का ING फॉर्म। दोनों तरीके से याद रख सकते हो। क्या प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, VING फॉर्म में, और फिर सर्टेन ऑफ श्योर ऑफ रहे तो इसके बाद भी वर्ब का ING फॉर्म आता है। लेकिन सिर्फ सर्टेन और श्योर रहे, तो इसके बाद 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। ठीक है, तो आज का रूल हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे और इतना ही रूल भी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेना कई सारे बुक्स में इतने सारे कुछ दिए भी नहीं है। अब ज़रा हम लोग बात करते हैं क्या कि हमेशा की तरह रिकैप कराना मैं नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। लेकिन अभी आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाना, पूरे देखा करो, है ना। देख लो क्या है 71 नंबर रूल क्या बोल रहा है कि इनके बाद आने वाले जितने भी जेरेंड होंगे, वर्ब होंगे, वो ING फॉर्म में होंगे। कौन कौन? विथ या व्यू टू जिसका मतलब होता है के उद्देश्य से, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि आशा करना, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, B+ यूज्ड टू, ये सारे रहे तो इसके बाद आने वाला वर्ब जेरेंड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट आपका 72 नंबर रूल ये कह रहा है कि ये सारे वर्ब्स अगर जहाँ पर आपको देखने को मिल गए, समझ आना कि इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी जेरेंड फॉर्म में होगा। क्या क्या है एक बार फिर से मैं सुना देता हूँ। एडमिट, अप्रिसिएट, फॉरगिव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिस्क,
एंड्योर, अंडरस्टैंड, कंसीडर, कॉन्टेम्पलेट, सजेस्ट, प्रपोज, फेस, फिनिश, प्रैक्टिस, बिजी, एंजॉय, ये सारे रहे तो इसके बाद जेरंड का फॉर्म आएगा। अब फिर फैंसी, इमेजिन, अवॉइड, एस्केप, पोस्टपोन, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, रेसिस्ट, डिसलाइक। कुछ समझ में आ रहा है? रिदम पकड़ रहे हो? ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, ये दोनों का मीनिंग जो होता है एक जैसे होते हैं, ये दोनों का एक जैसा, एक दोनों का एक जैसा, ये दोनों का एक जैसा, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि ये सारे वर्ड्स रहे तो इसके बाद भी आपका जेरंड आता है। कैसे आता है ट्रिक मैं बता दिया हूँ। अब 73 नंबर देख लो, मतलब कैसे याद रखना है वो ट्रिक बताया हूँ, कैसे आता है उसका नहीं। देख लो यहाँ पर है एडवाइस, अलाउ, परमिट, फॉरबिड, एडवाइस, अलाउ, परमिट, फॉरबिड, एडवाइस, अलाउ, परमिट, फॉरबिड, ये सारे वर्ड्स रहे और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिखाई दिया तो वो उसके बाद आने वाला वर्ब टू प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म में रहता है, यानी टू इन्फिनिटिव रहता है, टू के साथ आता है जैसे यहाँ पर आया था। ठीक, अब इसी तरीके से बोल रहा है कि यही सारे वर्ड्स रहें, कौन कौन? एडवाइस, अलाउ, परमिट, फॉरबिड, यही वाले वर्ड्स हैं। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ना रहे रे तो क्या होगा? इसके बाद वर्ब का ING फॉर्म आता है, ना कि टू इन्फिनिटिव। ठीक है, तो अब जरा देख लो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है 75 नंबर कि डिजर्व, रिक्वायर, नीड, डिजर्व, रिक्वायर्ड, नीड, डिजर्व, रिक्वायर्ड, नीड, कहीं ना कहीं तीनों का सेम होता है और इसके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं वो आ तो VING फॉर्म में होगा और फिर टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, सिर्फ टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगा। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि नीचे दिए गए जो वर्ब्स हैं या फिर फ्रेजेस हैं इसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है और वर्ब का ING फॉर्म भी आता है, यानी जेरंड वाला फॉर्म आता है। इससे मीनिंग में थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन उतना डिटेल आपको नहीं जानना। जब मैं स्पोकन पढ़ाऊंगा, PhD कराऊंगा तब सारा कुछ बता दूंगा, टेंशन मत लो। जितना बताया हूँ बस उतना ध्यान में रखा करो। क्या क्या बताया था कि यहाँ पर है रिमेंबर, रिग्रेट, फॉरगेट, रिमेंबर, रिग्रेट, फॉरगेट, ये तीनों वर्ड रहे तो इसके बाद आ तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहे या फिर वर्ब का ING फॉर्म रहेगा। गो ऑन, वेंट ऑन, गोइंग ऑन, ये सारे वर्ड्स रहे तो इसके बाद आ तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर वर्ब का ING फॉर्म रहेगा। लर्न और टीच, ये वर्ड रहे तो इसके बाद आ तो टू इन्फिनिटिव रहेगा और फिर जेरंड रहेगा। बात एक ही है, देखो बात एक ही, मतलब जेरंड जो मैं बोल रहा हूँ कभी तो कभी वर्ब का ING फॉर्म बोल रहा हूँ, वो बात सेम के सेंस में बोल रहा था। नेक्स्ट है स्टॉप के बाद आ तो टू इन्फिनिटिव आता है फिर जेरंड आता है। ट्राई के बाद टू इन्फिनिटिव आता है फिर ING आता है, दोनों ही करेक्ट हैं। वुड लाइक के बाद टू का फर्स्ट मतलब ये टू इन्फिनिटिव आता है और फिर जेरंड आता है। 7 नंबर है अफ्रेड ऑफ, है ना, अफ्रेड ऑफ भी रहे तो इसके बाद टू प्लस मतलब ये टू इन्फिनिटिव या फिर जेरंड आता है। और सॉरी फॉर, सॉरी अबाउट के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब का ING फॉर्म आएगा, यानी जेरंड आएगा। कैसे इसको दूसरे तरीके से याद रखोगे कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले वर्ब ING फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है सिर्फ सॉरी रहे, सॉरी फॉर, सॉरी अबाउट ना रहे तो इसके बाद आ तो टू इन्फिनिटिव रहेगा फिर टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि पैसिव फॉर्मेट ऑफ टू इन्फिनिटिव, है ना, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। लेकिन मैं टेक्निकल टर्म बहुत जगह अवॉइड किया हूँ बताना, क्यों? टेक्निकल टर्म बताऊंगा ना, जो ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं, ग्रामर का जो खुद का टेक्निकल वर्ड्स होता है काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, उतना रट्टा मारोगे ना दिमाग घूम जाएगा आपका, इसलिए बुक पढ़ के लोगों को समझ नहीं आती बातें। अब जरा देख लो नेक्स्ट है सर्टेन और श्योर, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद सिर्फ और सिर्फ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी टू इन्फिनिटिव आता है। लेकिन सर्टेन और श्योर के बाद अगर ऑफ लगा दिए तो इसके बाद ING फॉर्म आएगा। वैसे भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो वर्ड्स होते हैं, वर्ब होते हैं, वर्ड्स नहीं, जो वर्ब होते हैं वो ING फॉर्म में होता है, यानी जेरंड फॉर्म में होता है। बहुत कुछ बता दिया, आप लोग भी मेरा सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, काफ़ी ज़्यादा हम पीछे चल रहे हैं ज़माने से और मेहनत तो ज़माने से आगे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कोशिश ये है कि बहुत कुछ भी करा दूं, है ना। फुल टाइम जॉब नहीं है ये मेरा, वरना मैं कहो तो मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा देता। बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ। तो आप भी मेरे लिए टाइम निकालो, इस वीडियो को तो लाइक करोगे ही आप लोग, और दूसरी बात यह है कि शेयर भी करो। शेयर अगर करने में थोड़ा सा संकोच लग रहा है ना तो लोगों को बताओ, भाई इंग्लिश पढ़ रहे हो? जी हाँ पढ़ रहा हूँ, तो आप इससे पढ़ लो, है ना, वो इससे आकर के पढ़ लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा, थोड़ा सा तो सर के लिए कुछ फ़ायदे के लिए काम किया करो। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।